पिछले दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि हर गैलेक्सी ग्रेविटी के इनविजिबल सुपरमैसिव सोर्सेस से घिरी हुई है। कोई ये नहीं जानता कि ये छिपे हुए दानव किस चीज के बने हैं। वो उसे डार्क मैटर कहते हैं। उस दूसरे ब्रेन वर्ल्ड में जो मैटर है वो हमें अपने वेंटेज पॉइंट से डार्क मैटर लगता है और वो हमारी साइड की लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता है। तो क्या वो डार्क मैटर उस पैरेलल ब्रह्मांड का मैटर है? पॉल मानते हैं कि हमें इसका जवाब शायद एक ब्लैक होल के तल पर है। ये स्पेस के वो विशाल सिंक होल है जहां की ग्रेविटी से कोई चीज बच नहीं पाती है। ढेर सारा मैटर एक या दूसरे ब्रेन में जमा होता है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो दूसरे ब्रेन को उस पॉइंट की ओर खींचने लगता है। जब ये दोनों उस पॉइंट पर साथ मिल जाते हैं तब वहां ब्लैक होल बनता है। मतलब किसी और जगह पर वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन जहां वो जुड़ते हैं वहां पर एक ब्लैक होल बनता है। उस डार्क मैटर के रहस्य से पर्दा हटाना आज फिजिक्स के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। हजारों आला दिमाग और सैकड़ों टेलीस्कोप्स इस कोशिश में जुटे हैं। पॉल मानते हैं कि जब हमें पता लग जाएगा कि वो डार्क मैटर क्या है, तब हम ये जान जाएंगे कि वो दूसरे ब्रह्मांड में है या नहीं। क्या ब्लैक होल्स हमें पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ेंगे? इस साइंटिस्ट के पास शायद इसका जवाब है, और अगर इनकी थियरी सही है तो हो सकता है कि हम जल्दी ही एक पैरेलल यूनिवर्स के संपर्क में आ जाएं। करीब 400 साल पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है, मगर तभी पोलैंड के एक गांव ट्रॉन के एक शख्स ने हमारी सोच ही बदल दी। मगर इस ब्रह्मांड में हमारी सही जगह की खोज में महान एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस ने एक बड़े अहम सवाल का जवाब नहीं दिया। यह नहीं बताया कि ब्रह्मांड का सेंटर कहां है। अब उसी गांव के एक और बेटे को लग रहा है कि उसके पास इस सवाल का जवाब है। अगर उनका अंदाजा सही है तो हम उस पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। निकोडेम पोप्लॉस्की में भी वही रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट है जो उनके पोलिश पूर्वज में था। ये मानते हैं कि किसी भी नई खोज के लिए लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है और दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। कसरत करने के बाद मेरे शरीर और दिमाग में एक नई ताजगी आती है और उसके बाद मैं ब्रह्मांड से जुड़े सवालों के बारे में सोचता हूं, तब मैं ज्यादा क्रिएटिव हो जाता हूं। निकोडेम अपने इसी इंटेंस फोकस के दम पर एक कॉस्मिक मॉन्स्टर ब्लैक होल का आमना सामना करने में कामयाब हुए। इसके बाहरी किनारे के अंदर वाले हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसे लाइट भी पार नहीं कर सकती। कोई नहीं जानता कि उस जगह के पार क्या है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। एक ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि यह पूरे तारे को दबाकर एक छोटा सा सिंगल पॉइंट बना देती है। फिजिसिस्ट्स इस इनफाइनाइट डेंसिटी के पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर सिंगुलैरिटी का यह मतलब है तो जाहिर है कि हम फिजिक्स को अच्छी तरह नहीं समझ रहे। मुझे ये सिंगुलैरिटीज पसंद ही नहीं है और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो ज्यादा सिंपल और नेचुरल हो। ग्रेविटी की स्टडी करने वाले ज्यादातर साइंटिस्ट्स की तरह निकोडेम भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही शागिर्द हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक में गुंथे हुए हैं और उसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। केटी और मेगन ने यहाँ एक तौलिया पकड़ रखा है जो स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेस टाइम भारी चीजों के इन्फ्लुएंस से एक और झुक सकता है। मेरे पास ये बॉल है जो मेरे लिए सूरज है। सूरज का स्पेस टाइम पर काफी असर पड़ता है। आप भी देख सकते हैं कि स्पेस टाइम किस तरह से झुका है और उसके झुकने से पृथ्वी पर भी असर हो रहा है। पृथ्वी भी स्पेस टाइम के उस झुकाव को महसूस कर रही है, तभी तो वो सूरज का चक्कर लगाती है। मगर आइंस्टाइन मानते थे कि सिर्फ इस तरह से झुकने से ही मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता था। इस तरह से झुकने के अलावा स्पेस टाइम की एक और जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं टॉर्जियन। एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैथमेटिशियन एली कार्टेन मानते थे कि मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक के एक रेशे को भी ट्विस्ट कर सकता है, मगर टॉर्जन का असर इतना हल्का होता है कि उसे मेजर भी नहीं किया जा सकता।
जब उसे टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला, तब आइंस्टाइन और कार्टेन ने उस थियरी पर काम करना ही छोड़ दिया। मगर निकोडेम ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने उस थियरी को एक ब्लैक होल के अंदर की बेहद खतरनाक ग्रेविटी पर लागू किया, जहां मैटर इतनी तेजी से घूमता है कि टॉर्जन से ट्विस्ट होकर स्पेस टाइम एक कॉइल्ड स्प्रिंग बन जाता है जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। ये है एक खत्म होता ब्लैक होल। इस ट्यूब में आए टॉर्नेडो से पता लगता है कि इवेंट होराइजन में मैटर कितनी तेजी से घूमता है। काफी ज्यादा डेंसिटीज पर टॉर्जन अपना असर दिखाने लगता है और एक ऐसी फोर्स बन जाता है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का विरोध करती है। जब मैटर उस ब्लैक होल के केंद्र की ओर जाता है, तब इतना बढ़ जाता है कि वो मैटर को बहुत तेजी से घुमाने लगता है। मैटर किसी एक जगह पर नहीं गिरता। असल में ब्लैक होल का केंद्र ही एक भंवर की तरह घूमने लगता है। वो मैटर इस तरह से गायब नहीं हो सकता और एनर्जी को कंजर्व करना जरूरी होता है। इस तरह से एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से निकला सारा मैटर जाता है एक बढ़ते व्हाइट होल में जो उसके दूसरे किनारे पर होता है और एक नया ब्रह्मांड बनाने की कोशिश में रहता है। अगर निकोडेम की बात सही है, तो जब वो मास एक ब्लैक होल में जाने लगता है, तब वो उसके दूसरे किनारे की ओर जाता है एक व्हाइट होल में, जो एक नए पैरेलल यूनिवर्स में मास और एनर्जी का उफनता फव्वारा होता है। मगर यह बात सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के ब्लैक होल्स पर लागू नहीं होती। अगर हम ये मान लें कि हर ब्लैक होल अपने अंदर ब्रह्मांड बनाता है, तो जाहिर है कि हमारा ब्रह्मांड भी ब्लैक होल में बना है जो किसी और ब्रह्मांड में होगा। निकोडेम मानते हैं कि जिस बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड बना था, वो असल में एक व्हाइट होल था। किसी और ब्रह्मांड में एक तारे की मौत से बना था और वो ब्रह्मांड ही हमारा पेरेंट था। अगर ये सही है, तो ये दो ब्रह्मांड एक कॉस्मिक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होंगे जिसे आज तक किसी ने काटा नहीं। अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, तो हमारे ब्रह्मांड और उस पेरेंट ब्रह्मांड के बीच में भी कोई कनेक्शन जरूर होगा। क्या ये साइंटिस्ट एक दूसरे ब्रह्मांड में जाने वाले पुल पर पहुंच गया है? क्या रात के आसमान में अचानक नजर आने वाली एनर्जी की चमक कुछ और कहती है? कहीं वो पैरेलल यूनिवर्स में रहने वालों का संदेश तो नहीं? ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड की सबसे डरावनी चीज है। अगर उसके अंदर कुछ गया तो कभी वापस नहीं आता। मगर वो जाता कहां है? इसका जवाब है शायद दूसरे ब्रह्मांड में। अगर इस बात को सही मान लिया जाए, तो शायद ब्लैक होल्स एक पैरेलल ब्रह्मांड में संदेश भेजने का एक बढ़िया जरिया है। या शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांड में रहने वालों ने हमसे न जाने कितनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी की हो। फिजिसिस्ट निकोडेम पोप्लास्की मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक पैरेलल वर्ल्ड के ब्लैक होल के तल पर है। अब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस ब्रह्मांड के निवासी हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब माकर और एनर्जी एक ब्लैक होल में जाते हैं, तब उनका क्या होता है? उसके अंदर की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि अगर कोई उसके अंदर गया तो वो उसके शरीर का एक एक एटम अलग कर देती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ उससे बच ही नहीं सकता। क्या हमारे कॉस्मिक पेरेंट्स हमारे पास संदेश भेज रहे हैं? निकोडेम को लगता है कि हमारे पास कुछ सबूत हैं कि उन्होंने संदेश भेजे हैं। कई दशक से एस्ट्रोनॉमर्स आसमान में एनर्जी की जबरदस्त चमक देख रहे हैं जो ब्रह्मांड के दूर वाले किनारे से आती है। गामा रे बर्स्ट सबसे चमकदार धमाके होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद यही सबसे तेज धमाके हैं, मगर हम अभी तक उस मैकेनिज्म को नहीं समझ पाए हैं जिससे वो धमाके होते हैं। वो दरअसल काफी देर से आते हैं और हो सकता है कि वो हमारे पेरेंट यूनिवर्स से हमारे ब्रह्मांड में आ रहे मैटर हों।
कहीं एनर्जी की ये चमक दूसरे ब्रह्मांड में रहने वालों का मोर्स कोड तो नहीं? एक ऐसा संदेश जो उस कॉस्मिक विजडम से भेजा गया हो जो हमारे ब्रह्मांड के बनने से कई 100 करोड़ साल पहले के एक्सपीरियंस का नतीजा हो। निकोडेम की थियरी अभी काफी नई है और हिसाब लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। वो गलत भी हो सकते हैं, मगर पैरेलल यूनिवर्सेस की ये खोज अब फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर एक सीरियस साइंटिफिक पॉसिबिलिटी बन रही है और इस खोज में वो अकेले नहीं है। अगर हम एक बार फुल मल्टीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर गौर करें तो हमें एक बिल्कुल नई तस्वीर नजर आएगी। जब भी दो अलग अलग घटनाएं होती हैं तब हमें एक का पता लग जाता है। हम गलती से ये मान लेते हैं कि दूसरी घटना हुई ही नहीं है, जबकि हमारी दूसरी कॉपी ठीक इसका उल्टा दिखती है। हम अब उन बातों पर बहस करने लगे हैं जो कभी साइंस फिक्शन की बात मानी जाती थी। हम अब उसके बारे में काफी सीरियसली सोचने लगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन हमें जवाब भी मिल जाएंगे। ब्रह्मांड का मतलब हर वो चीज है जिसका वजूद है। हम आज ये तो करीब करीब मान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि उसमें कई पैरेलल मैं हो सकते हैं, कई पैरेलल आप हो सकते हैं और कई पैरेलल पृथ्वी भी हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि हमारा ऑल्टर ईगो पता नहीं कैसा होगा, क्या वो हमारे सबसे बड़े सपने को साकार कर रहा होगा या नहीं। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप किसी और ही पैरेलल यूनिवर्स में अपने ही दूसरे रूप के सपनों को पूरा करने की कोशिश में हो।